तो हेलो भाई बहनों, कैसे आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई बहनों देखो, मैंने अभी अभी तक आप सब लोग को 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। कौन कौन से पढ़ाए हैं? मैंने आप लोग को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाया है, अभी लास्ट पढ़ाया था। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले पढ़ाया है। और मैंने आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाया था, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। तो मैंने आपको कहा था आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, और कहीं ना कहीं मैंने आपको सारी थ्योरी बता दी है ना। और ऐसे थ्योरी बताई कि आपको समझ में आ जाए, आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। थ्योरी मैंने पूरी कराई है, बस आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो वो क्वेश्चंस आप थोड़े से कर लेना, बाकी तो मैंने आपको सब कुछ करा ही दिया है, ठीक है। तो आज बेटे देखो, आज हम लोग एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, है ना। बहुत इजी चैप्टर है, मतलब बहुत इजी है। मतलब ये ऐसा चैप्टर है ना जो आप लोग ऐसे ऐसे समझ लोगे, चुटकी हो जाती समझ में आ जाएगा आपको। और बस ये चैप्टर जो है ना, बस ये आपको ऐसा समझना है कि आप इसको हर जगह इम्प्लीमेंट कर दो, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये हर जगह आपको यूजफुल होगा, हर जगह आपको यूज में आएगा। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझना, है ना। तो भैया बहनों चलो चालू करते हैं। और चैप्टर का नाम तो बताओ भैया, आपने तो चैप्टर के बारे में बता दिया, अपने चैप्टर का नाम नहीं बताया। तो यार देखो, चैप्टर का नाम है, बहुत सिंपल चैप्टर है। मैं 10th क्लास के लिए तो बहुत सिंपल है, ठीक है। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें एक चीज पता होना चाहिए कि देखो, इससे पहले आपको एक चैप्टर और पढ़ना होता है, पॉलिनोमियल। देखो वो चैप्टर मैं आपको इसके बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर आप ये पढ़ लोगे ना तो पॉलिनोमियल बहुत इजी हो जाएगा। या तो पॉलिनोमियल आप पढ़ लो, फिर इसको पढ़ो, तब ये बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको इसको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको इसमें पॉलिनोमियल की कोई जरूरत नहीं होगी, उसके हर एक चीज बता दूंगा अगर कोई जरूरत भी आती है तो। बाकी पॉलिनोमियल मैं आपको इसके बाद में पढ़ाऊंगा, और वो भी आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि अगर आपको ये चैप्टर आ गया तो पॉलिनोमियल तो आ ही जाएगा, है ना। तो देखो यार, इसको पढ़ने से पहले एक पॉइंट समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या चीज होती है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। बिकॉज इसको समझने से पहले पॉलिनोमियल का मतलब समझ में आना चाहिए, है ना। तो देखो, अगर बात करें पॉलिनोमियल, तो समझना भाई, पॉलिनोमियल एक ऐसी एक्सप्रेशन है जहां पे आपको हर एक चीज मिलती है। आपको कांस्टेंट भी मिलते हैं, आपको वेरिएबल्स भी मिलते हैं, आपको एक्सपोनेंट्स भी मिलते हैं। फिर से कहता हूं, पॉलिनोमियल एक ऐसी एक्सप्रेशन है जहां पे आपको वेरिएबल्स भी मिलते हैं, कांस्टेंट्स भी मिलते हैं, और एक्सपोनेंट्स भी मिलते हैं। भैया क्या मतलब है इसका मतलब समझते हैं। जैसे कि एक ऐसी मैं जनरल फॉर्म अगर मैं आपके लिए लिख दूं तो वो होती है an xn प्लस an माइनस वन x टू दी पावर n माइनस वन प्लस an माइनस टू x टू दी पावर n माइनस टू, एंड सो ऑन, ये चलती रहेगी अप टू a2 x टू दी पावर 2 प्लस a1 x प्लस a0, ठीक है। यहां तक चलती रहेगी, ये पॉलिनोमियल है, ठीक। तो अगर तुम यहां पे देखो तो मेरे पास हो गया यार, यहाँ पे कांस्टेंट्स भी हैं, ये an है, ये an माइनस वन है, ये an माइनस टू है, एंड सो ऑन अप टू a2 a1 a0, ये सारे कांस्टेंट्स हैं, ठीक। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो x x x ये सब क्या है, ये सब आपके वेरिएबल्स हैं। और x की पावर n माइनस वन n माइनस टू, ये सब क्या है, ये सब आपके एक्सपोनेंट्स हैं। तो आपकी पॉलिनोमियल क्या है, वो एक एक्सप्रेशन होती है। मैं अगर यहाँ पे लिख दूं तो ये क्या है, ये है एक आपकी एक्सप्रेशन होती है। It is an expression which have, उसके पास क्या क्या है, कांस्टेंट्स हैं, उसके पास वेरिएबल्स हैं, और उसके पास क्या है, एंड उसके पास आपके एक्सपोनेंट्स हैं, ठीक है। ठीक, क्या इतनी बात समझ में आती है? तो आप इसका मतलब समझ गए होंगे, ठीक है, ठीक है। और चलो आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक, ठीक है। अब पॉलिनोमियल समझ लिया, आप समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। भाई तुमने पॉलिनोमियल का मतलब बता दिया, तुमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में नहीं बताया। कि चैप्टर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नाम की तो कोई चीज होगी भाई, है, बिल्कुल है। उसका मतलब भी समझते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करता हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो वो कैसी होगी भाई, समझो।
एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसी पॉलिनोमियल होगी, आप पॉलिनोमियल having degree is equals to 2। एक ऐसी पॉलिनोमियल होगी जिसकी डिग्री 2 होगी। भाई कैसी? जिसकी डिग्री 2 होगी। अब डिग्री क्या चीज होती है तो समझो, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है ना, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है, ठीक। तो अगर मैं 2 डिग्री की बात कर रहा हूं तो एक जो एक्सप्रेशन होगी उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर 2 ही हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती और 2 से कम भी नहीं हो सकती। अगर 2 से कम हो जाएगी तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है तो हाईएस्ट डिग्री 2 होगी। तो हाईएस्ट डिग्री 2 का क्या मतलब है? कुछ इस तरीके से होगी, ax² प्लस bx प्लस c, इस तरीके से होगी, ठीक। जहां पे आपका a b c दे आर ऑल कांस्टेंट्स, या फिर आप कह सकते हैं रियल नंबर, ये सारे आपके रियल नंबर हैं। और यहाँ पे जो आपका a होता है ये जीरो नहीं हो सकता, बस इतना याद रख लो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप खुद सोचो, अगर तुम a को जीरो कर दोगे तो ये x² वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, और अगर ये चीज आपकी जीरो हो गई तो मतलब सिर्फ आपके पास ये चीज बचेगी, और ये चीज क्या है? ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसी काम का तो रहा ही नहीं, तभी यहाँ पे a जीरो नहीं होता और a b c आपके क्या है? ये सब आपके रियल नंबर्स होते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत सिंपल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ये तो बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है, बस आपको इसको समझना होगा, ठीक है, ठीक। अब हम समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। भाई चैप्टर का नाम बताओ, तुमने सब बता दिया, तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में नहीं बताया, तो उसका मतलब भी समझ लेते हैं। भाई इसका मतलब क्या है तो समझते हैं इसका मतलब क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है कि when we equate, जब हम लोग इक्वेट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टू जीरो, तब हमें क्या मिलता है? तब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि जब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल इक्वेट कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। मतलब अगर मैंने बोला कि ax² प्लस bx प्लस c ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो अगर मैं इसको जीरो के इक्वल क्या कर दूं? इक्वेट कर दूंगा, तो ये जो चीज लिखी है ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। बहुत सिंपल बात है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब ax² प्लस bx प्लस c, ये एक्सप्रेशन है, सिर्फ ये एक एक्सप्रेशन है। मगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब है? ax² प्लस bx प्लस c आपका जीरो के इक्वल होगा, इक्वेट करा देंगे, और इस पूरे चीज को हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्या बात समझ में आई? बहुत सिंपल बात है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब समझो, ये जो मैंने लिखा है ना, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। व्हाट इज दिस? दिस इज आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसको ही हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही होगी आपको? ठीक है, यही आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक बहुत छोटी सी बात करनी है, इसको समझ लेते जल्दी से, बहुत छोटी बात, ठीक है, ठीक। तो वो छोटी सी बात क्या है ना, ठीक। तो हाँ देखो बेटा, अब छोटी सी बात वो ये है कि समझते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसके कुछ टाइप्स हैं। टाइप्स क्या है? छोटी सी बात है, ठीक। टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, समझते हैं इसको, समझो। भाई एक होती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है विच इज प्योर, या फिर बोल सकते हैं प्योरली क्वाड्रेटिक, ठीक। और एक होती है आपकी कंप्लीट क्वाड्रेटिक, एक होती है आपकी प्योरली क्वाड्रेटिक, एक होती है आपकी कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या अंतर है इतना समझ लो बस। प्योरली क्वाड्रेटिक मतलब हो गया सिर्फ जो x² का टर्म होता है ना वही है आपके पास, उसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब
आपका जो ax² होता है सिर्फ आपके पास यही है जहां पे ये आपके 0 के इक्वल इक्वेट हो रहा होगा, और इसका मतलब ये है जो आपका b है और जो c है दे आर बोथ इक्वल्स टू 0, ठीक, और जो आपका a है इट इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब प्योरली क्वाड्रेटिक मतलब ये है कि आपका ax² वाला टर्म है, ठीक, तो अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ आ जाए कैसा कि ax² इज इक्वल्स टू 0, तो इस फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब है कि ये कैसी है, ये प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जहां पे a 0 नहीं है तभी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ पा रहा है, बाकी b और c क्या हो गए होंगे, 0 हो गए होंगे, और जब वो 0 हो जाएंगे तो साफ सीधी बात है उनके टर्म अपने आप हट जाएंगे। तो ax² इज इक्वल्स टू 0 वाला टर्म अगर दिखता है आपको कहीं तो आपका मतलब उसका मतलब होता है प्योरली क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब देखो कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब है। कंप्लीट भाई कंप्लीट नाम से खुद सोचो, कंप्लीट मतलब हर एक चीज होनी चाहिए, मतलब उसमें a भी होना चाहिए, b भी होना चाहिए, c भी होना चाहिए, और अगर ये तीनों टर्म होने चाहिए मतलब ये सारे किसके इक्वल ना हो, ये सारे 0 के इक्वल ना हो, तब ये सारे हमारे इक्वेशन में आ जाएंगे। मतलब इस वो कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी दिखती होगी, वो आपकी ऐसी दिखती है ax² + bx + c, कोई चेंज नहीं है, बस इतना याद रखो ये 0 के इक्वल नहीं होंगे, और प्योरली में क्या होगा bc आपके 0 के इक्वल हो जाएंगे, a 0 के इक्वल नहीं होगा, मतलब ax² रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल चीज थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यार। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है विच इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि भाई रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब है, इसको समझना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि बेसिकली ये चैप्टर आधा तो उसके ऊपर ही है, ठीक है। तो रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब है समझते हैं। रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट डू यू मीन बाय रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। तो यार समझते हैं जरा। मान लो अगर मेरे पास एक पॉइंट है, एक मतलब एक मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया x = a, मैंने x को a के इक्वल मान लिया, लेट कर लिया, ठीक है, और मैंने कहा है कि अगर मैं इस x = a वाले पॉइंट को अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख दूं which is ax² + bx + c is equals to 0, अगर मैं इस पॉइंट को which is x = a को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख दूं, और रखने के बाद ये मेरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है which is after putting x = a, after putting x = a, it satisfies quadratic equation। क्या मतलब है इसका, समझाता हूं। इसका मतलब ये है कि x = a जब मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा तो a रखने के बाद ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ये 0 के इक्वल आ जाएगी। मतलब जैसे मैं a रख दूंगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आंसर होगा वो अगर 0 के इक्वल हो जाए, वो अगर 0 के इक्वल हो जाए, then which is it satisfies quadratic equation, then x = a will be the root of the quadratic equation। क्या बात समझ में आई कि अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं x = a, और जब मैं इस x = a को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख देता हूं तो जो आंसर जो मेरे को मिलता है उस x = a पॉइंट को रखने के बाद अगर वो 0 के इक्वल आता है तो उसका मतलब ये है कि वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब वो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट बन जाएगा, एक रूट बन जाएगा। बहुत सिंपल बात है, बहुत अभी समझेंगे, एग्जांपल भी समझेंगे, पहले इतना समझ लो कि ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। और अगर वो पॉइंट इस इक्वेशन का आंसर 0 के इक्वल नहीं ला रहा है, मतलब अगर इस पॉइंट को अगर मैं इस इक्वेशन में रखता हूं और वो जो आंसर आता है अगर वो 0 के इक्वल नहीं है तो वो जो पॉइंट होगा इट विल नॉट सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन दैट पॉइंट विल नॉट बी द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब एक बात और समझो, वो बात ये है कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है ना, या फिर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
दे हैव टू रूट्स, उनके पास कितने रूट्स होते हैं? दो रूट होते हैं। दे हैव टू रूट्स और zeros। ठीक है, तो भाई मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू रूट्स और zeros। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई अभी तो हमने पॉलिनोमियल पढ़ा नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, जितनी डिग्री की पॉलिनोमियल होती है उतने ही आपके रूट्स होते हैं। अगर 1 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो 1 रूट होगा, अगर 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो 2 रूट होंगे, अगर 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो 3 रूट्स होंगे। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री आपके वेरिएबल की पावर होती है। अब जितनी ज्यादा पावर है, मान लो अगर मैंने पावर x की पावर 4 कर दिया और अगर ये हाईएस्ट पावर है किसी एक्सप्रेशन में, तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या बन जाएगी? 4 बन जाएगी, बिकॉज 4 इज द हाईएस्ट पावर। ठीक, बात समझ में आई? अच्छा, जितनी डिग्री होती है उतने रूट्स होते हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखूं या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखूं, तो यहाँ पे कितनी डिग्री है? 2 डिग्री है, तो कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई होगी, इतनी बात हमें समझ में आ गई है। ठीक है, ठीक। तो भाई चलो अब हम ये समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, समझते हैं भाई, समझते हैं। देखो, तो भाई देखो 3 मेथड्स होते हैं। ठीक, मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करा जाता है, इसको समझते हैं। ठीक है, देखो 3 मेथड्स होते हैं। पहला कौन सा है? पहला है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। पहला क्या है? पहला है फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा कौन सा है आपका? दूसरा है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। ठीक, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। ठीक, एंड थर्ड मेथड कौन सा है? थर्ड मेथड है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तीनों ही बहुत सिंपल है, और इतना समझो कि ये जो दो मेथड है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दे आर सिमिलर, मतलब बहुत सिमिलर है। ठीक है, बस एक ही डिफरेंट है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत सिंपल है ये भी, इसको समझ लेंगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, मैं आपको तीनों बताऊंगा और आप सच मानो कि आपको बहुत इजी लगेंगे। ठीक, तो अब सबसे हम पहला समझते हैं व्हिच इज फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो देखो यार, फैक्टराइजेशन का मतलब समझते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब समझते हैं कि मान लेते हैं, मैं आपको बहुत शॉर्ट बताऊंगा, इसके आप स्टेप्स अपनी बुक में देख लेना, लेकिन स्टेप्स की जरूरत है ही नहीं, बहुत शॉर्ट में समझो कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है मेरे को, व्हिच इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं इस मेथड में बेसिकली ये करता हूं कि मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो लीनियर फैक्टर में डिवाइड कर दूंगा या फिर फैक्टराइज कर दूंगा। फिर से बोलता हूं, मैं पहला स्टेप ये होता है कि हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करते हैं। क्या करते हैं? फैक्टराइज करते हैं, मतलब अलग अलग बांट देते हैं। किन फैक्टर्स में? लीनियर फैक्टर्स में। क्या बात समझ में आई? ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोग जो मिडिल टर्म होता है जैसे bx को ऐसे बांटते हैं कि ये जो टर्म होता है, मान लो कि ये जो bx है, इस bx को हम लोग mx प्लस nx के फॉर्म में बांट देते हैं। ठीक है, अब बांटने के बाद हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये इस तरीके से बटे होने चाहिए कि जो m प्लस n हो वो आपका b के इक्वल हो, और जो m और n का प्रोडक्ट हो वो आपके ac के इक्वल हो। फिर से कहता हूं, हम bx जो टर्म होता है जैसे मिडिल टर्म, उसको हम लोग क्या करते हैं, दो नंबर्स में बांट देते हैं या फिर दो टर्म्स में बांट देते हैं, which is mx प्लस mx। ठीक है, और ऐसे बांटते हैं कि जो b है वो आपके m प्लस n के इक्वल हो, और जो आपका ac है which is ac का प्रोडक्ट वो आपके mn के प्रोडक्ट के इक्वल हो। इसको समझेंगे, इतना समझ लो कि ऐसा होता है। और ये सब करने के बाद तो पहला पॉइंट क्या था, पहले हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। क्या करते हैं? फैक्टराइज।
इंटू 2 लीनियर फैक्टर्स। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड में हम लोग इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक, इसको ये भी कह सकते हैं। अब थर्ड हमारा ये होता है स्टेप। थर्ड स्टेप ये है, स्टेप बता देता हूं आपको कि फैक्टराइज करने के बाद, ये सब करने के बाद आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, जिस ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वो आपके इक्वल हो जाती है। वो आपके कुछ इस फॉर्म में बन जाती है, व्हिच इज x माइनस p x माइनस q, ठीक है। वो आपके कुछ इस फॉर्म में आ जाती है। इतना करने के बाद स्टेप 4 में क्या करना होता है? स्टेप 4 में हमें x माइनस p, ये जो एक लीनियर फैक्टर आया है, इसको 0 के इक्वल इक्वेट करना होता है, एंड x माइनस q, ये जो एक फैक्टर आया है, इसको भी 0 के इक्वल इक्वेट करना होता है। क्यों करना है खुद सोचो भाई। अगर ये दोनों फैक्टर 0 के इक्वल हैं तो कहीं ना कहीं इनमें से कोई एक तो 0 हुआ होगा या फिर दोनों 0 हो जाएंगे, लेकिन एक तो हुआ होगा। तो एक को देखने के लिए हमने एक को 0 कर दिया, और मान लीजिए कि ये 0 नहीं है तो ये 0 हुआ होगा, तो इसको भी 0 करके देखेंगे। तो यहां से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? यहां से आपके पास रूट्स आ जाएंगे, रूट्स मिल जाएंगे आपको। किसके रूट्स मिल जाएंगे? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिर से बताता हूं, सबसे पहले क्या करना है, हमें दो लीनियर फैक्टर, बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है कि दो लीनियर फैक्टर बना रहे हैं, ठीक। तो क्या करते हैं, हम bx को दो टर्म में बांट देते हैं। ऐसे बांटते हैं कि जो ml है, दो कांस्टेंट है, वो b के इक्वल हो, उनका सम b के इक्वल हो, और उनका प्रोडक्ट a c के इक्वल हो, ठीक। थर्ड बात ये है कि जो ax प्लस bx प्लस c है, ये सब करने के बाद ये आपके दो फैक्टर्स में आपको मिल जाएंगे, दो लीनियर फैक्टर मिल जाएंगे, और उसके बाद हम इन दोनों लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे, और वहां से आपके पास क्या आएगा? वहां से आपके पास रूट्स आ जाएंगे, बिकॉज़ x की जो वैल्यूज आ रही हैं, ये सारे ये दोनों आपके रूट्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? रूट्स आ रहे हैं। और जब आप इन दोनों को जब इसमें पुट करके देखेंगे तो ये आपके 0 के इक्वल आएंगे, मतलब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या बात समझ में आई? बहुत सिंपल बात है, ठीक। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आप इसको नोट कर लो, ठीक है। तो भाई बहनों देखो, मैंने एक एग्जांपल लिखा है, इसको समझते हैं ताकि हमें फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आ जाए इसके थ्रू, ठीक है। ठीक, देखो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना था? मिडिल टर्म स्प्लिट करना था। बेसिकली हमारा सबसे पहला तो ये था कि इसमें करना क्या है, इसमें तो हमें फैक्टराइज करना है, ठीक। दूसरा पॉइंट कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। किसकी करनी है? इसकी करनी है। ये क्या लिखा है? ये लिखा है माइनस का 2x, इसको हमें किसके फॉर्म में लाना है? mx प्लस nx के फॉर्म में लाना है, ठीक है। जिससे क्या हो? जिससे आपका mn का सम आपके -2 के इक्वल हो, और mn का मल्टीप्लिकेशन आपके ac, which is a तो यहाँ पे 1 है, तो c is -15, आपके -15 के इक्वल हो, ठीक है। खुद सोचो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनका सम -2 के इक्वल आएगा और उनका प्रोडक्ट -15 के आएगा, -15 के इक्वल आएगा। खुद सोचो, क्या वो दो नंबर आपके -5 एंड 3 है? खुद सोचो, अगर मैं यहाँ पे -3 कर दूं, प्लस का 3x एंड माइनस का 5x, तो इन दोनों का सम -2x इक्वल होगा। और अगर मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय -5 कर दूं, तो क्या वो -15 के इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो मतलब ये दोनों नंबर हमारे इन कंडीशंस को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम मान लेते हैं, अब हम क्या करते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करना है? देखो, x² प्लस का 3x माइनस का 5x माइनस का 15 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है? अब हमें फैक्टर्स देखने हैं, ठीक है। तो एक चीज सोचो, अगर मैं यहां से x को कॉमन ले लूं तो ये क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा x प्लस 3, और इन दोनों से अगर मैं यहाँ पे माइनस का 5 कॉमन ले लूं तो ये क्या बच जाएगा? x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर इस पूरे में से x प्लस 3 को कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बन जाएगा? x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0।
अब हमारे पास क्या आ गए, लीनियर फैक्टर आ गए ना, ठीक है। अब देखो हो सकता है आप में से कुछ लोग को ये ना समझ में आए ये मैंने क्या किया है। तो देखो हमने देखा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3x लिखा है और यहाँ पे लिखा माइनस 5x माइनस 15। ऐसा सोचो जब ऐसा कुछ लिख के आ जाए तो हमें कॉमन लेना होता है। तो भाई अगर मैं देखूं इन दोनों में से तो मैं x को कॉमन ले सकता हूं और यहां से मैं -5 को कॉमन ले सकता हूं। भाई अगर मैं मान लो इन दोनों से कुछ कॉमन ले तो x को कॉमन ले लूंगा और यहां से मैं किसको कॉमन लूंगा, 3 को कॉमन ले लूंगा, है ना। तब भी सेम चीज आएगी, आप किसी को भी कॉमन ले सकते हो। बस आपको देखना है कि वो कॉमन जो आप ले रहे हो कहीं ना कहीं वो आपका एक फैक्टर बन रहा हो बस, ठीक। तो यहां से हमारे ये फैक्टर आ गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको 0 के इक्वल इक्वेट करना है। तो x + 3 को भी 0 कह देंगे और x - 5 को भी 0 कह देंगे। यहां से आपका क्या आ जाएगा, x - 3 के इक्वल आ जाएगा और यहां से आपके पास x 5 के इक्वल आ जाएगा। तो आपकी x की क्या क्या वैल्यू आ गई, x की आपके पास आ गई वैल्यू -3 एंड 5 और ये आपके क्या हैं, these are the roots of the quadratic equation। क्या बात समझ में आई। आप चाहो तो इनको चेक भी कर सकते हो, अगर आप -3 को इसमें रखोगे तो खुद देखोगे ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका प्लस का 9, है ना, सॉरी ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा आपका प्लस का 6 एंड 9 प्लस का 15 -15 0। अगर आप यहाँ पे 5 रख के देखोगे तो ये हो जाएगा 25 -10 -10 -15 -25 + 25 = 0। तो ये दोनों आपके क्या आ गए, रूट्स आ गए। बहुत सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे मेथड पे चलते हैं व्हिच इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो आप इसको नोट कर लो जल्दी से, ठीक। तो भाई देखो मैं आशा करता हूँ आपने वो सब लिख लिया होगा, फैक्टराइजेशन के मेथड के बारे में आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो दोनों सेम है, लगभग सेम है, बस कुछ चीजें समझ लेते हैं, ठीक है। मैं लगभग क्या कंप्लीट सेम है, ठीक है। बस ये होता है कि वहां पे हम लोग स्क्वायरिंग करके वो फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, इसलिए हमने उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर कह दिया है। और जब फॉर्मूला डिराइव हो गया तो उसको हमने क्या कह दिया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड कह दिया। सेम चीज है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 and 3, ठीक। देखो क्या करना है, मान लो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है जिसमें ax² + bx + c = 0, ठीक। ये दे रखा है। मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। अगर मैं a से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x² b/a x + c/a = 0, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये कांस्टेंट वाले टर्म को इस साइड ले आता हूं। तो ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा x² + b/a x = -c/a। अब मैं क्या करता हूं, बोथ साइड्स में हम लोग इस जो x का जो कांस्टेंट है या फिर जो x का कोफिशिएंट है उसके हाफ के स्क्वायर का ऐड करा देते हैं, एडिशन करा देते हैं। मतलब क्या करा रहे हैं हम, x का जो कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर का दोनों साइड ऐड करा रहे हैं या फिर एडिशन करा रहे हैं, ठीक है। तो x² b/a x दोनों साइड किसके, इसके हाफ का, और हाफ का क्या स्क्वायर 2/a का स्क्वायर का एडिशन करा रहे हैं और दोनों साइड करा रहे हैं। तो -c + b/2a का होल स्क्वायर, ठीक। अब एक चीज समझना, अगर मैंने यहाँ पे इस पूरी को इसे डिवाइड करा है तो इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे भी डिवाइड किया होगा, ठीक। ऐसा समझो कि अगर यहाँ पे x = 2 लिखा है और अगर मेरे को x/2 की वैल्यू जाननी है तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो वही चीज हो रही है यहाँ पे। ऐसा मत समझो कि मैंने सिर्फ यहाँ पे डिवाइड करा, यहाँ पे नहीं किया। भाई खुद सोचा, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अच्छा, और यहाँ पे अगर मैं दोनों साइड ऐड कर रहा हूँ तो अगर मैं इस वाले को यहाँ उठा के लिया हूँ, मतलब इस b/2a का होल स्क्वायर को इस साइड लिया हूँ तो माइनस का हो जाएगा और माइनस और प्लस वाला कट जाएगा। तो क्या कुछ मैंने गलत किया है, कुछ गलत नहीं किया है। तो ये मत सोचना ये क्या कर दिया, दोनों साइड ऐड कर दिए, ऐसे कैसे हो गया, ये करा है। क्यों करा है समझो,
और ये होता भी है। खुद सोचो अगर मैं ऐड कर रहा हूँ और अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं साइड आगे, तो क्या कुछ अंतर होगा? क्या कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब क्या करना है? अब अगर तुम इस चीज को देखोगे तो ये लिखा है x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। अगर तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। क्यों? अगर इसका स्क्वायर खोलोगे तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू b/2a इंटू x, 2 से 2 गया b/2a, b/ax, b/2a का होल स्क्वायर, b/2a का होल स्क्वायर, x स्क्वायर। तो ये सेम चीज लिखी है, मतलब ये x प्लस b/2a का होल स्क्वायर लिखा है। और ये किसके इक्वल है? अगर तुम इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो तुम्हें देखने में पता चलेगा कि ये लिखा है b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये चीज लिखी है। ठीक है। अब तुम क्या करना? अब देखो, अब हमें इतना तो आता ही है कि अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूं तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x प्लस b/2a। ठीक, और यहां क्या बन जाएगा? यहां बन जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। और इस पूरे पे स्क्वायर रूट लगाए तो यहां पे भी स्क्वायर रूट लगाए और यहां पे भी स्क्वायर रूट लगाया। ठीक है, सॉरी यहां पे 2a नहीं है, ये 2a का स्क्वायर है। ठीक है, यहां पे स्क्वायर है पूरा। ठीक है, ये स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब क्या करना है? अब इसको हम यहां ले आएंगे। अच्छा देखो, यहां पे प्लस माइनस आएगा, उसका मतलब समझा दूंगा कैसे आया, इतना समझ लो बस। और यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? वो आपकी आ जाएगी माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय, अब ये लिखा क्या है? ये लिखा है 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2a। ठीक, तो ये आपका क्या आ गया? ये आपका रूट आ गया। दिस इज द रूट्स, ये आपके रूट्स आए, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बात समझ में आई? फिर से समझाता हूं भाई। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हमने क्या किया? इसको पूरे को a से डिवाइड करा। a से डिवाइड करने के बाद जो कांस्टेंट वाला पार्ट है मैं उसको उस साइड ले गया। फिर मैंने क्या किया? मेरे को स्क्वायर करना है भाई, स्क्वायरिंग ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला ये है, तो कंप्लीट करना पड़ेगा स्क्वायर। तो जब मैं इसको देखूंगा तो अगर मैं, मेरे को ये देखने में पता चलता है कि यहाँ पे मैं b/2a का होल स्क्वायर से ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया? ये आपका स्क्वायर कंप्लीट हो गया। इसको आपने किसके इक्वल देखा? अब देखो यहाँ पे ऐड करा तो यहाँ पे भी ऐड करेंगे, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा बन जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a का होल स्क्वायर। अच्छा, अब अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूंगा तो ये तो आपका ये बन जाएगा x प्लस b/2a, और यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए आता है क्योंकि जब हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं ना, समझो ये कुछ ऐसा है कि अगर आपके पास लिखा है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, ठीक, तो खुद सोचो अगर मैं ऐसा कह दूं कि अब मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो x इज इक्वल्स टू 3, क्या ये एकदम ट्रू बात है? भाई ये तो ट्रू है। पर अगर मैं यहाँ पे देखूं x को अगर मैं -3 रख के देखूं तो तब भी हमारे पास x स्क्वायर का आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। तो भाई ये भी तो करेक्ट है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं। या फिर तो खुद सोचो, जब स्क्वायर होता है तो कितने रूट्स आते हैं? 2 रूट्स आते हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस इसीलिए आता है क्योंकि यहाँ पे अगर स्क्वायर था तो आपके पास 2 रूट आए हैं, 3 एंड -3। वैसे यहाँ पे स्क्वायर था और जब मैंने स्क्वायर रूट लिया तो भाई जब मैंने स्क्वायर रूट लिया तो ये एक रूट बन गया, और रूट के 2 आंसर आते तो प्लस और माइनस। ठीक, और जब मैं b/2a को इस साइड ले जाऊंगा तो मेरे पास x का वैल्यू हो जाती है which is -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, और यही आपका रूट ऑफ या फिर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाए जाएंगे। और इसी को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एंड दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक, बहुत सिंपल बात है। ठीक है, अब हम कुछ बातें पढ़ेंगे इसके बारे में, आप इसको नोट कर लो जल्दी से। तो भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ आपने वो सब लिख लिया हो। ठीक, आपने
फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में लिखा है, आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के बारे में भी लिखा है। मैं फिर से बता देता हूँ फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। वहां पे हम लोग दो फैक्टर को लाते हैं या फिर फैक्टराइज करके दो फैक्टर लेके आते हैं। वो कैसे फैक्टर होते हैं? वाके लीनियर फैक्टर होते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दोज आर सेम थिंग। वहां पे आप लोग स्क्वायर को कंप्लीट करके एक फॉर्मूला लेके आते हैं, उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। और वही फॉर्मूला आपका क्या देता है आपको? वही फॉर्मूला आपको रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है। वहां पे प्लस माइनस क्यों आता है? प्लस माइनस इसलिए आता है कि हम सबको पता है क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होते हैं, कि जितना ज्यादा डिग्री पॉलिनोमियल की उतने रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 है तो दो रूट्स होंगे, इसीलिए प्लस माइनस वहां पे आता है। ठीक है, तो अब कुछ बातें करते हैं उसके बारे में। ठीक है भाई, समझते हैं। तो मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको कैसा बताया था भाई? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था बताना, ये बताना है। क्या आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कुछ ऐसा ही था? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। क्या कुछ ऐसा ही था? ऐसा ही था। ठीक है, यहां पे आप समझते हैं कुछ बातें। जहां पे a, b एंड c ये क्या है भाई? हमें जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दीज आर रियल नंबर, ये आपके रियल नंबर है भाई। क्या बात समझ में आई? ठीक है। और अब एक चीज और समझो, जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये जो चीज लिखी है इसको ही आप लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। भैया डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं? मैंने बोला हाँ भैया, इसको डिस्क्रिमिनेंट क्यों कहते हैं भाई? इसका मतलब समझेंगे, बस इतना समझ लो, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। किसको? बी स्क्वायर माइनस 4ac को। abc क्या है? ये आपके रियल नंबर होते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और समझो भाई, यहाँ पे रूट्स क्या क्या हैं? कितने रूट्स हैं इसके? दो रूट्स होते हैं ना क्वाड्रेटिक के, तो क्या क्या रूट्स हो जाएंगे? पहला रूट हो जाएगा आपका माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। और दूसरा रूट क्या हो जाएगा? दूसरा रूट हो जाएगा माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। भाई दो रूट आएगा, दो रूट आ गए ना, क्योंकि आप जब अगर प्लस माइनस को अगर देखोगे, अगर एक प्लस वाले ले लो एक माइनस वाले ले लो, तो दो रूट आपके आते हैं। क्या बात समझ में आई? अच्छा, तो आप यहां से भी निकाल सकते हो, है ना। और ये किसके इक्वल है? यही तो आपका x है, यही तो आपका रूट है, तो आप इसको x के इक्वल कह सकते हो यहां से, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप इसको नोट कर लो जल्दी से। तो आप, मैं आशा करता हूं आप सबने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में लिख लिया होगा। भाई अब आगे बढ़ते हैं। दिस नेचर ऑफ रूट्स। भाई नेचर ऑफ रूट क्या है इतना समझो। और एक बात और, तुमने भाई मेरे को ये नहीं समझाया कि यार डिस्क्रिमिनेंट को डिस्क्रिमिनेंट क्यों कहते हैं। तो समझो, हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को डिस्क्रिमिनेंट इसलिए कहते हैं, तो यहां पे लिख देता हूं डिस्क्रिमिनेंट, या फिर इसको डी भी कहते हैं, इज रिस्पॉन्सिबल टू डिसाइड नेचर ऑफ रूट्स। जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसको हम जो डिस्क्रिमिनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो नेचर ऑफ रूट्स होते हैं ना, वो डिस्क्रिमिनेंट के कारण ही पता चलते हैं। क्या बात समझ में आई? मतलब जो नेचर ऑफ रूट्स हैं वो आपके डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसको हम लोग ग्राफ समझते हैं। अच्छा एक बात और समझो, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है या फिर जो क्वाड्रेटिक आपका इक्वेशन है, इसका जो ग्राफ होता है या फिर जिसका कर्व होता है या फिर जिसका शेप होता है, वो पैराबोला होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं शेप जो इसका होता है वो कैसा होता है? वो होता है आपका पैराबोला। एक बात इसको समझो, पैराबोला कैसा दिखता है? पैराबोला आपका यू शेप्ड कर्व होता है। इसको भी समझो, पैराबोला आपका यू शेप्ड कर्व होता है। ठीक, कैसा होता है? मैं कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको देखने में मिलेगा, इस तरीके से आपको देखने में मिलेगा। ठीक, इसको हटाते हैं। तो हमने समझ लिया डिस्क्रिमिनेंट क्या है। डिस्क्रिमिनेंट आपका डी होता है जो कि रिस्पांसिबल होता है टू डिसाइड द नेचर ऑफ रूट्स, इसलिए हम इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं।
कैसे कहते समझते हैं भाई? मान लेते हैं कि ग्राफ ले लिया आपने और ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सेस है, जहां पे आपका y एक्सेस है, ये आपका x एक्सेस है, ठीक है? ठीक है, तो देखो अगर आपका d ग्रेटर देन 0 है, अगर आपका d ग्रेटर देन 0 है, यहां पे आपका d क्या है? ग्रेटर देन 0, तो आपके पास दो डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स मिलेंगे। ये आपके दो अलग अलग और रियल रूट्स हैं, ठीक? अगर आपका d लेस देन 0 है, कुछ ऐसा, तो ये जो d अगर लेस देन 0 है तो आपके पास कोई भी रूट नहीं मिलेगा। और अगर आपका d मान लेते हैं इक्वल टू 0 है, तो आपके पास दो सिमिलर रियल रूट्स मिल जाएंगे, ठीक? फिर से बोलता हूं या फिर इसको लिखते हैं, है ना? तो देखो ये मैं समझा देता हूं। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो दो अलग अलग और रियल रूट्स मिलते हैं, मतलब जो आपके x एक्सिस पे या फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दिखे, ठीक? तो दो अलग अलग और रियल रूट्स हैं। अगर d लेस देन 0 है तो कोई भी रियल रूट नहीं है, मतलब कोई भी आपको ऐसा रूट नहीं मिलेगा जो आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस में दिख पाए। और अगर d इक्वल टू 0 है तो आपको दो सिमिलर और रियल रूट्स मिलते हैं, या फिर दो इक्वल और रियल रूट्स मिलते हैं, मतलब सेम है, इक्वल है और रियल है। क्या बात समझ में आई? ठीक, तो इसको समझते हैं। तो अगर मैं इसको ग्राफ पर हटाऊंगा तो देखो लिख लेते हैं, इसको भी हटा देते हैं। तो देखो नेचर ऑफ रूट्स, मैं लिख देता हूं वैल्यू ऑफ d विच इज डिस्क्रिमिनेंट। यहां पे मैं लिख देता हूं यहां पे मैं लिख देता हूं वैल्यू ऑफ d, यहां पे मैं लिख देता हूं नेचर ऑफ रूट, यहां पे मैं लिख देता हूं नेचर ऑफ रूट्स, और यहां मैं लिख देता हूं वैल्यू ऑफ रूट्स। ठीक, समझते हैं। अगर आपकी d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास कैसे रूट आएंगे? दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। डिस्टिंक्ट है मतलब अलग अलग, और वैल्यू ऑफ रूट्स क्या हो जाएगी? जो आपकी थी x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ d बाय 2a। भाई यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4a की जगह मैं यहाँ पे d भी तो लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब देखो दूसरा, अगर आपका d इक्वल टू 0 हो जाए तो आपके कैसे रूट्स आएंगे? आपके पास दो इक्वल एंड रियल रूट्स होंगे, मतलब आपका जो x है, जो आपका x है और d0 तो आप जो x हो जाएगा वो आपका माइनस b बाई 2a आ जाएगा। ठीक, अब ऐसा है ना? अब देखो दो है तो चाहे तुम एक बार, मैं यहाँ पे मैं लिख तो एक बार रहा हूं तो यहाँ पे आप दो ही बार लिख लो भाई, है ना? आपको समझ में आना चाहिए कि दो मिलेंगे दो ही, लेकिन सेम होंगे। ठीक, अच्छा अगर d लेस देन 0 है तो आपके पास कोई भी रियल रूट नहीं आएगा, तो नो रियल रूट्स, मतलब यहाँ पे निल है, कोई भी आपको रियल रूट देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या बात समझ में आ गई? इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो इतना समझ लो आपको पूरा मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है भाई। मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया है और बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है? मैं आशा करता हूँ आपने अच्छे से पढ़ा होगा। और ये जो जितना भी मैंने चीज़ें बताई है ना, ये बहुत सिंपल है और कुछ ही फॉर्मूलाज हैं इसमें, ज़्यादा कुछ फॉर्मूलाज है भी नहीं, तो आपको ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ना भी नहीं है, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक, तो ठीक है भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी कुछ चीज़ें जान पाए। और मैंने आपको पहले ही बताया था, जो मैंने ये चैप्टर, ये जो चैनल चालू किया है, ये मैंने उन बच्चों के लिए करा है जिनको कुछ नहीं आता, बस मैं उनको कुछ चीज़ सिखाना चाहता हूँ ताकि वो कुछ तो सीखें। और कहीं ना कहीं बोर्ड्स का समय चलने वाला है और बोर्ड्स का समय चल ही रहा है, आप प्री बोर्ड्स दे ही रहे होगे। तो भाई बहन मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी तो शेयर कर देना। और मैं आपसे इस वीडियो से अब अलविदा लेता हूँ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा।